वेलकम टू एडू कैमी। माय नेम इज रोहित कुमार। नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैंने नाम आपको बता दिया, क्योंकि आज का जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम आपकी यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करने वाले हैं, विगत वर्षों का। आज स्पेशली हम 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, स्पेशली इस फर्स्ट वीडियो के अंदर में। और वो 2021 पेपर का ही क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन के साथ साथ उसके विकल्पों का भी हम लोग चर्चा करेंगे, और क्या किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या हो सकता है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न के विकल्प ही प्रश्न बन जाता है और वही दूसरे साल आपके सामने एक प्रश्न के रूप में आ जाता है। तो बेहतर होगा, हम काफी डिस्कशन करेंगे इन सभी सवालों पर, और सवाल के उत्तर पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक एक करके हम प्रश्न को लेंगे और इसके विश्लेषण करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है, एक बड़ा ही एक कोट के फॉर्म में प्रश्न पूछा गया है। आप एक तरीके से व्याख्या है, एक बहस है, और इसके फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समझ सकते हैं कि यूपीपीएससी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि इनका पैटर्न सिविल सर्विसेज के बेस के आधार पर इन्होंने बना दिया। प्रश्न को देख सकते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां अलग अलग निर्वाचक मंडल है? ब्रिटिश तत्व चला गया, लेकिन उन्होंने संकट पीछे छोड़ दिया है। निम्नलिखित में किस संविधान सभा की बहस में ये उपयुक्त ये बयान जो है कहा गया? ये प्रश्न है, एक तरीके से बयान किसी महापुरुष के द्वारा दिया गया है, और उस महापुरुष के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें आपको साथ साथ में इसके विकल्प की भी चर्चा की गई है। विकल्प के रूप में दिया गया कि सोमनाथ लहरी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एनजी रंगा, ये 4 विकल्प दिए हुए थे। समय उस वक्त का है जब संविधान सभा की बहस चल रही थी। संविधान सभा की बहस संविधान के निर्माण से संबंधित चल रही थी। तो उसी बहस के दौरान में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बयान को जारी किया था कि क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां अलग अलग निर्वाचक मंडल है? ब्रिटिश तत्व चला गया, लेकिन उन्होंने संकट पीछे छोड़ दिया। उनका कहने का तात्पर्य उस वक्त जिस तरीके से 565 में हमारा भारत जो बटा हुआ था, और उसी भारत के यूनिफिकेशन की बात उस वक्त कर रहे थे, वो है ना, भारत के एकीकरण की बात कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने इस स्टेटमेंट के जरिए। और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने भारत का एकीकरण किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में हुई कई बहसों में से ये एक बयान उनका ये था। तो ये एक प्रश्न तो आपको ये बनता है, ये पूछा गया था यूपीपीएससी के 2021 में। वहीं पर एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि नीति आयोग द्वारा जून 2021 में चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश कितने जिलों को कवर किया? नीति आयोग द्वारा, हम सभी को पता है कि प्लानिंग कमीशन जो है, पहले आपका प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, और प्लानिंग कमीशन के ही स्थान पर नीति आयोग आया। तो नीति आयोग ने आपको उत्तर प्रदेश में जून 2021 में 8 जिलों में एक आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के तहत उन्होंने कवर किया। और यह कार्यक्रम था कि एसटीजीएस के स्थानीय बयानों के लिए डिजाइन किया गया। 5 सामाजिक आर्थिक विषयों और 49 प्रमुख दर्शनों को उसके अंदर में इंक्लूड किया गया। तो यह प्रश्न है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, और यूपी के आकांक्षी जिला कार्यक्रम 8 जिलों में यह चर्चा में रहा। तो ये जो 8 इज राइट आंसर आपका इसका होगा। 8 जो है इसका सही विकल्प है। नीति आयोग द्वारा जून 2021 तक
8 जिलों में, आकांक्षी जिलों में एक कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में ये चलाया गया था, जिसमें 5 सामाजिक आर्थिक विषय थे, 49 प्रदर्शन संकेत थे और बहुत सारे आपके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, इन सभी संबंधित से काफी कुछ आपका ये विकास के कार्यक्रम था। तो 8 जिला इसका सही आपका उत्तर है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि तीसरा सवाल पूछा गया, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया कि जो जैसे कि ये तौर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 एक कार्यक्रम चलाया गया और उस कार्यक्रम में आपको पंजीकरण करवाना होता है। पंजीकरण करने का तात्पर्य यहां पर रजिस्ट्रेशन, आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कौन सा मापदंड नहीं है? तो विकल्प इस तरीके से दिए गए थे कि 18 से 40 वर्ष से आयु समूह, न्यूनतम हाई स्कूल होना चाहिए प्रमाण पत्र, या कह सकते हैं कि भारत के ये किसी भी केंद्र सरकार राज्य का ये, या भारत के किसी भी राज्य का नहीं। अब देखिए एक चीज सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी प्रश्न को आप एलिमिनेशन प्रोसेस के माध्यम से, आप विकल्प को एक छटनी के माध्यम से आप अलग कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 चलाया गया, तो जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है तो ये किन के लिए होगा? ये उत्तर प्रदेश के लिए होगा। और कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड इनमें से नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में एक विकल्प ये कहता है कि भाई 18 से 40 वर्ष की आयु का समूह युवा है, तो युवा 18 से 40 के बीच का ही होता है, तो ये विकल्प हो सकता है। मे बी न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, हो सकता है विकल्प ये भी। अगर हमको प्रश्न नहीं आता है तो भी हम इसका उत्तर दे सकते हैं। या किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार योजना के पंजीकृत नहीं होना चाहिए, यह भी हो सकता है ना। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का स्कीम है, प्रोग्राम है, तो क्या भारत के किसी भी राज्य से नागरिक हो, क्या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ ले सकता है? क्या? ऑफ कोर्स नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है तो उत्तर प्रदेश के जन कल्याण के लिए, इसलिए इसका विकल्प, सही विकल्प आपका डी हो जाना चाहिए और आपका ये डी ही होगा। भारत के किसी भी राज्य के नागरिक ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य है शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी को कम करना। इस योजना के तहत यूपी सरकार 25 लाख तक के ऋण प्रदान करने की बात की थी, तथा लाभार्थी जो भारत के नागरिक और उत्तर प्रदेश के जो अस्थायी निवासी, ये होना अति आवश्यक है ना। लेकिन भारत के सभी राज्यों की बात इनमें नहीं किया गया है। इसी प्रकार से चतुर्थ अर्थात 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है और कौन सा सही प्रश्न बन। अब इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब इसी 2 स्टेटमेंट से विकल्प के तौर पर यह पूछा गया है कि विकल्प केवल 1 होगा, 2 होगा या क्या है। सबसे पहले देखते हैं, प्रश्न को समझना जरूरी। कहते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण और स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 लाया गया था। बात तो सही है, ये विधेयक लाया गया था। 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने की बात यूपी गवर्नमेंट ने की थी, है ना। तो पहला विकल्प कहता है कि इस विधेयक का उद्देश्य कि 2026 तक जन्म दर को प्रति 1000 जनसंख्या पर 2.1 तक लाना चाहिए। प्रति 1000 जनसंख्या पर 2.1 लाना चाहिए। और दूसरा कि वर्तमान राज्य में जो प्रजनन दर है 2.7 प्रति 1000 है, 2.7 प्रति 1000। अब देखिए जनसंख्या दर, अब ये मुख्य उद्देश्य तो यही है ना कि भाई पॉपुलेशन को स्थिरीकरण कैसे करें, जनसंख्या का नियंत्रण कैसे किया जाए, है ना। कल्याण विधेयक के माध्यम से तो यही था। तो ये बात तो सही। तो ये जो सी जो है कि ये कहता है इसका विकल्प जो है आपका सी इज राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस विधेयक का मेन मोटो ये था
कि जन्म दर जो है प्रति हजार जनसंख्या 2.1 तक लाना चाहिए। अभी 2.7 बटा 1000 जो है प्रजनन दर है यूपी का, उसको भी उस वर्तमान राज्य के प्रजनन दर 2.7, ये दोनों उद्देश्य उसमें दिए गए थे, है ना। उत्तर प्रदेश जो विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का एक जो मसौदा एक आप तैयार किया था दस्तावेज, तो 2026 तक प्रजनन दर ये 2.1 और 2030 तक 1.9 कम करने की बात की। जब तक ये प्रोसीजर नहीं लागू किया जाएगा जनसंख्या दर में कमी नहीं देखी जा सकती है। ये यूपी से संबंधित आपका था। वहीं पर एक प्रश्न ये भी है 5वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी, भारतीय नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। हम सभी को पता है भाई गंगा नदी का एक बेसिन होता है, बहुत सारे मिलकर वो बनाता है बेसिन की तरह। तो आपको मैं बता दूं कि ये आप देख सकते हैं कि गंगा नदी की बेसिन की बात करें, उसमें आपके बहुत, अब ये गंगा नदी है, अब ये गंगा नदी है तो इसमें बहुत सारे इसके सब्सिडरी नदी भी मिल रहे हैं इसके इस तरीके से, है ना। बहुत सारे सब्सिडरी नदी है ना। सब्सिडी आप देख सकते हैं जिसको आप सहायक नदी कहते हैं ना, सहायक नदी कहते हैं आपका। तो ये कहने का तात्पर्य कि गंगा नदी का कौन सा इनमें से सहायक नदी है, तो पुनपुन नदी जाकर गंगा में मिलती है, तो ये तो सहायक नदी है ही गंगा का। अजोय नदी, जालंगी नदी, ये सारे जो है हिस्सा बनाता है। लेकिन ये जोंक नदी जो है जम्मू कश्मीर, ये शायद आप देख सकते हैं कि पुनपुन, अजोय, जालंगी नदी भारतीय गंगा नदी की बेसिन का हिस्सा है। लेकिन जोंक नदी महानदी जो है आपका उड़ीसा के अंदर में, है ना, जो छोटी सहायक नदी बनाती है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा बनता है, ये जोंक नदी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये भारतीय आपका गंगा नदी का बेसिन नहीं है जोंक नदी। तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन जो है इससे पूछा था, इंडियन ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है आपका। तो पुनपुन, अजोय और जालंगी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का एक हिस्सा है, लेकिन जोंक नदी जो है महानदी की एक छोटी सी सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ में इसकी सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये गंगा नदी की सब्सिडरी नदी नहीं है ना। अब चलिए बात करते हैं यहां पर कि एक प्रश्न ये भी पूछा गया यूपीपीएससी। देखिए प्रश्न को आप ना, अगर जो प्रश्न नहीं आता है उसको आप बार बार पढ़ें, देखें, है ना, उसको कभी कभी प्रश्न का जवाब जो है उत्तर प्रश्न में ही छुपा होता है ना। एक प्रश्न ये पूछा गया है कि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इको का क्वेश्चन ऐसा देखा जा सकता है कि भाई निम्नलिखित में से भारत का व्यापार संतुलन अधिशेष की बात कर रहा है, सरप्लस की बात कर रहा है, किस देश के साथ 2019 और 20 में रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ कुछ ऐसे ट्रेडिंग पार्टनर है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, यूएई हुआ, इन सभी के साथ भारत हमेशा सरप्लस में रहा है और चाइना के साथ हमेशा आपका घाटे में रहा है। तो इसके विकल्प के अनुसार चाइना तो इसका उत्तर नहीं होगा। इसका विकल्प सीधा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका हमेशा भारत के साथ उसका व्यापार संतुलन या उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हमेशा रहता है। 19 और 20 की बात करे जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही, क्योंकि वित्त वर्ष के दौरान की अगर हम बात करें तो 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर ने ये बायलिटरल ट्रेड के साथ जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 2019 और 20 में एक भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर का एक भागीदारी उसने निभाया। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन बहुत कम देशों में से एक ऐसा आपका है जहां पर भारत व्यापार अधिशेष अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सरप्लस में भारत के साथ देखने को मिला है। और ये ज्यादातर मुख्य रूप से हमारा सर्विस सेक्टर में देखने को मिला अर्थात सेवा के क्षेत्र में ये मिला है आपका। तो आप कह सकते हैं इसका सही विकल्प आपका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, है ना। वहीं पर एक प्रश्न और भी 7 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि
प्रतीक इको मार्क, इको मार्क है ना, इको मार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए इको की बात है, नाम से ही पता चल रहा है इको मार्क, इको मतलब इकोलॉजी, इकोलॉजी की बात हो भाई, इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो इको मार्क जो है, एक तो कहता है कि भाई सर्वोत्तम गुणवत्ता का सामान, नहीं आपका ऐसा एफसीआई रिपोर्ट फूड खाद्य उसमें आपका नहीं, निर्यात माल या आयाती माल, तो ऐसा कोई इसमें नहीं। इसका सही विकल्प आपका ये आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामान की बात करता है ना। इसका इको मार्क है क्या, इसके बारे में भी जान ले। सो इको मार्क भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को लेबल करने के लिए, स्टिकर के लेबल करने के लिए पेश किया गया था, और ये योजना 1991 में शुरू की गई थी। यह भारतीय मानक, भारत की जो स्टैंडर्ड जो डिसाइड करती है, भारतीय मानक ब्यूरो जो है, इंडियन जिसको आप मेजरमेंट ब्यूरो की बात करते हैं, कि उसके द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि पर्यावरण का प्रभाव के बारे में उपभोक्ता की जानकारी, उसकी जागरूकता को बढ़ाई जाए। तो ये प्रश्न इको मार्क से संबंधित पूछा गया था, इकोलॉजी का प्रश्न था। यहीं पर एक प्रश्न 8 नंबर क्या कहता है, 8वां नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत किस आयोग समिति के सिफारिश से अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की? अब देखिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की बात किया गया। अंतरराज्यीय परिषद का स्थापना का मतलब यहां पर देख सकते हैं कि ये बात कर रहा है इंटरकनेक्टेड या इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहा है कि ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द विच कमीशंस कमिटी द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप इन इंडिया। तो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किसके तहत हुई? तो आप इंडियन पॉलिटी आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा इसमें कि सरकारिया कमेटी के द्वारा ये किया गया था। पूंजी कमेटी, राजमन्नर कमेटी और कोठारी कमेटी इन सभी का है, परंतु ये सरकारिया कमेटी यहां केंद्र और राज्य के संबंधों के आसपास में मुद्दों की समीक्षा उन्होंने 1983 में केंद्र सरकार को पेश किया था, और उसी वक्त सरकारिया कमेटी की भी गठन की थी। इस संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत आर्टिकल 263 के तहत एक इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना करने की बात की गई थी, और समिति ने 1987 में अपना रिपोर्ट जारी किया था। तो इसका सही विकल्प होगा सरकारिया समिति। सरकारिया समिति जो है इसके तहत अंतरराज्यीय परिषद का स्थापना इसके तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये वाटरफॉल ज्योग्राफी से संबंधित ये प्रश्न है, और इनमें से कहता है 9 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा ये मेल नहीं है। तो ये कहता है कि भाई ये देखिए हुंडरू जल प्रपात स्वर्ण रेखा नदी, क्या ये हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर? नहीं। चचाई जल प्राप्त बिहड़ नदी? नहीं। धुंधार जल प्राप्त नर्मदा नदी पर? ये कह रहा मेल नहीं है, ये है वास्तविक रूप से हुंडरू जल प्राप्त स्वर्ण रेखा नदी पर ही है, चचाई जल प्राप्त बिहड़ नदी पर है, और जो धुंधार जो है जिसको स्मॉग भी कहते हैं ये आपका नर्मदा नदी पर। तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई ये प्रश्न कह रहा है कि नहीं, इनमें से कौन सा मैच नहीं है, ये पूछ रहा है। बाकी ये तीनों सही है, आपका विकल्प गलत है आपका। तो ये समझ सकते ये सही है, ये सही है, ये सही है, परंतु बूढ़ा घाघ जल प्राप्त कांची नदी पर नहीं है। बूढ़ा घाघ जल प्राप्त जो है बुरहा नदी के किनारे बना है। ये उत्तरी कोयल नदी की एक सहायक नदी है बुढ़ा घाघ, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो बुद्धा जो है भगवान बुद्ध के पास के मंदिर के कारण इसका नाम रखा गया, आपका बुद्धा घाघ रखा गया। तो ये विकल्प सही है, परंतु ये मैच्ड नहीं है। तो डी इज अ राइट आंसर, इसका डी इज अ राइट आंसर, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि नाइट्रोजन इज नॉट इसेंशियल। नाइट्रोजन की बात करता है कि नाइट्रोजन एक प्रकार का आवश्यक घटक नहीं है। नाइट्रोजन तो जानते ही भाई, नाइट्रोजन है क्या? तो कह रहा है कि नाइट्रोजन में एक आवश्यक घटक नहीं है। तो क्या नाइट्रोजन
में क्लोरोफिल नहीं होता? होता है। डीएनए, ऑफ कोर्स इसके बिना नाइट्रोजन, डीएनए के बिना आरएनए, हाँ। कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट हम आपको जब आप देखेंगे नाइट्रोजन की बात, तो कार्बोहाइड्रेट के इसके घटक इसमें नहीं होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट की जो रासायनिक संरचना होती है उसमें आपका कार्बन होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे आपका आप कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हुआ, कार्बोहाइड्रेट के जो 4 प्रकार के हैं, फ्रुक्टोज हुआ, ये सभी होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन इसमें नहीं होता। तो कार्बोहाइड्रेट एक रसायन है ना जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु शामिल होते हैं, नाइट्रोजन उसमें नहीं होता है। दूसरी ये है कि नाइट्रोजन क्लोरोफिल, तो ये कार्बोहाइड्रेट में ये होता है आपका, ठीक है ना। और नाइट्रोजन में क्लोरोफिल ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है आपका, सनलाइट जो है, इसके सूर्य के प्रकाश को पकड़ने में मदद करता है। ये होता है। डीएनए, रही बात डीएनए और आरएनए की बात करें तो डीएनए और आरएनए ये प्रत्येक 4 अलग अलग नाइट्रोजन क्षारीय होते हैं इसके अंदर में। तो ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सूची फर्स्ट और सूची 2 देखे गए और दोनों में सुमोलित करने के लिए कह रहा है। कूट दिए गए हैं, है ना। कूटने का मतलब पीटने वाली कूट नहीं। तो किसमें सुमोलित कह रहा है, किस चीज से संबंधित सुमोलित है ये आपका, इसकी भी बात करते हैं। तो कहता है सूची दिया गया, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब। तो इसमें आपका जो ये काउंसिल जो है, काउंसिल ऑफ अ स्टेट के नेचर की बात किया है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात किया है। तो इससे संबंधित भी आपका एक देख सकते हैं, इसको मैच कीजिए आपको। तो मैच करना है आपको कि कहां पर कितने सीट की बात की गई है। तो आर्टिकल 18 राज्यसभा के सीट की बात की गई है इसके अंदर में, कि राज्यसभा की सीट। तो देखो यहां पर आप मैच कर सकते हैं। ये देखिए आप, राजस्थान की बात, राजस्थान में कितने सीट है, राजस्थान में 10 सीट है आपका, है ना। वहीं पर आप गुजरात में कितने सीट है, गुजरात में आपका 11 सीट है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। वहीं पर कर्नाटका में कितने सीट है, तो कर्नाटका में 12 सीट है आपका, तो इसका ये होगा। पंजाब में कितने सीट है, पंजाब में 7 सीट है। तो भाई उसके जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार से बनेगा। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका, ए का फर्स्ट, बी का होगा आपका थर्ड, और सी का फोर्थ, और डी का सेकेंड। इस तरीके से इसका देखने को मिलता है। तो देख लीजिए 1 3 4 2, 1 3 4 2, ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर, इसका आप देख सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं कि अगर हम इसकी राज्यसभा की सीट की बात किया जाए तो अनुच्छेद आर्टिकल जो 80 है हमारे भारत के संविधान के, आर्टिकल 80 में ये राज्यसभा की संरचना से संबंधित बातें की गई है, उसके सीटों की बंटवारा की बात की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के ये में उस विधि के निर्देश करता है और कहता है कि जिसके द्वारा ये सदस्य चुने जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सदस्यों का चुनाव संबंधित जो होगा वो राज्य के विधानसभा के द्वारा वो निर्वाचित किए जाएंगे, लेकिन एक अनुपात में उस प्रतिनिधित्व के अनुसार ही होगा। मतलब कि हर राज्यों की जनसंख्या के आधार पर पहले से ही राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उन राज्यों के लिए पहले से निर्धारित कर दी जाएगी, है ना। तो इसीलिए राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों का संख्या 10 सीट है, गुजरात में 11 सीट, कर्नाटका में 12 सीट और पंजाब में आपका 7 सीट है। परिणाम ये है, प्रावधान की राज्य की परिषद की संघीय प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ये 12 नंबर में कहता है नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं आपका। तो कथन में नीचे दिए गए कथन में कहता है क्या, दूसरे का एक तरीके से आपका असर्शन और रीजन है कि मानव शरीर अपने लिए और आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण करता, ये कथन है। दूसरा कहता है कि शरीर के समुचित विकास के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, मानव शरीर अपने लिए
सभी आवश्यक या सभी विटामिन का संश्लेषण करता है क्या? ये साफ साफ ये गलत है। ऐसा नहीं, हमें विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो हमें विटामिन डिफिशियंसी रोग हो जाएगा। विटामिन की कमी से हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है अगर हमारे शरीर में ना हो तो उसके अभाव में आपका हमारे शरीर में काफी बीमारी हो जाएगा। तो ये आपका जो इसका उत्तर अगर हम देखें तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है। लेकिन शरीर के समुचित विकास के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, फैट जो है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है आपका। अगर हम बात करें कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर के वृद्धि करता है, लेकिन विटामिन जो है ना, विटामिन जो है शरीर के समुचित विकास के लिए विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो रीजन तो सही है परंतु असर्शन आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी इज राइट होगा। दोनों सत्य नहीं होगा, दोनों की व्याख्याएं सत्य नहीं है। ये तो सच नहीं है पर ये झूठा है ना, ये गलत है। तो आपका हो सकता है। तो यही आप देख सकते हैं इसके अंदर में कि जो माइक्रो आपका जो पोषक तत्व है, हम जो हमारे शरीर में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो बहुत सारे समूहों में से एक होता है। तो विटामिन और खनिज भी हमारा है इसमें। सो विटामिन ऊर्जा उत्पादन या प्रतिरक्षा कार्य या रक्त के थक्का जमने या अन्य कार्यों से आवश्यक जो चीजें जो है हमारे शरीर के लिए प्रदान करता है ना। अब हमने कहा भाई कि भाई इसके अंदर में बहुत सारे खनिज विकास, हड्डियों के स्वास्थ्य, द्रव संतुलन, इन सभी चीज, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाई देने वाली जो खतरनाक स्वास्थ्य स्थितियां भी इसमें बन जाती है। इससे कई प्रश्न ये बन सकते हैं। 13 नंबर का प्रश्न देखिए। 13 नंबर कहता है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कॉरपोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली का प्रतिसंधान करना और अपने कार्यकारी परिषदों पर वायसराय के अधिकार को मजबूत किया? सिंपल सी है, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में ये लाया गया था और पहली बार वहां पर उस अधिनियम ने कॉर्पोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो और विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। हालांकि इसमें ऑप्शन दिया गया 58, 92 और 9, पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका राइट आंसर, इसका ये होगा। और इसके बारे में आप ये है कि 1861 में जब भारतीय परिषद अधिनियम के वायसराय ने जब कार्यकारी परिषद पोर्टफोलियो प्रणाली चलाने की बात कही तो वहां पर सबसे पहले एक लघु कैबिनेट बना दिया गया और 5 सामान्य सदस्यों को प्रत्येक को कलकत्ता सरकार के एक अलग विभाग में एक प्रभारी के तौर पर उसको बना देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका ग्लोबल पीस से संबंधित है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है, किसके अनुसार से सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है ग्लोबल पीस के अकॉर्डिंग? तो आपको बता दें कि हमारा भारत तो भाई शांतिशील नहीं है। तो अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। ये आपका कह रहा है कि महादेश की बात कर रहा है आपका। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो अफ्रीका तो नहीं है, यूरोप, आपका यूरोप जो है सबसे आप ग्लोबल इंडेक्स में सबसे आपके अच्छे नंबर पर है आपका। वहीं पर आप फिनलैंड हुआ, डेनमार्क हुआ, ये सारे जो जितने भी देश यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र के तौर पर माने जाते हैं। तो बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है आपका यूरोप। तो ग्लोबल पीस में आपका यूरोप जो है ना। भारत का स्थान 135वां स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमोलित नहीं है? तो ये कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सुमोलित नहीं है। ये देखिए आपका कृषि वानिकी पर अनुसंधान कहां पर है? ये केंद्र नहीं कह रहा है आपका, मतलब कि तो कृषि वानिकी अनुसंधान अंतरराष्ट्रीय ये आपका नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन भोपाल के अंदर में, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान बांदा और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूशन नई दिल्ली। तो कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही सुमोलित नहीं है? तो ये आपका सी सही सुमोलित नहीं है, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में ही है आपका। तो ये प्रश्न है आपका 50 नंबर का। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान आपको झांसी उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा
विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। हम सबने पढ़ा था भाई बचपन में ही, आपको रतौंधी की बीमारी वाला सामान्य दृष्टि से संबंधित हुआ करता था। तो इसमें कहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है, फॉलिक एसिड नहीं है आपका, राइबोफ्लाविन नहीं आपका, नियासिन नहीं, रेटिनॉल, रेटिनॉल जो है सामान्य आंख से संबंधित बात यहां पर करता है। मतलब कह सकते हैं कि सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल आवश्यक होता है। विटामिन ए जो है वसा, दो प्रकार के हमने देखा था, एक तो वसा घुलनशील होता है, एक सामान्य वाटर के अंदर में। तो ये प्रोटीन जो है ये रेडॉक्सिन का एक फैक्टर माना जाता है जो कि आंख को कम रोशनी की स्थिति में देखने की अनुमति देती है। तो आपका सही विकल्प इसका रेटिनॉल डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वेटलैंड से संबंधित है, रामसार स्थल से संबंधित है। आपका वेटलैंड आप सभी को पता है, रामसार साइट्स जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। और इस बार तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे रामसार साइट्स देखने को मिले हैं। तो ये कह रहा है सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, ये समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, संसई नवर भी है, सुरिनसर मानसर झील ये आपका नहीं है आपका उत्तर प्रदेश में। मतलब सुरिनसर मानसर जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। फरवरी 2022 तक भारत में 49 रामसर स्थल अभी तक हुए। पहले शुरुआती में आपका 36 होता करता था, लेकिन अब 49 हुआ। और रामसर सम्मेलन जो संरक्षण और मतलब ये है कि भाई किस प्रकार से टिकाऊ रखा जाए, वेटलैंड को कैसे कंजर्व किया जाए, इसके लिए बिछाया जाता है। और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉर्मेशन। क्रोनोलॉजी के बेस के आधार पर है, राज्यों का निर्माण की बात करता है। निम्नलिखित में से राज्यों के गठन पर विचार करने की बात कर रहा है क्रोनोलॉजी के आधार पर। तो देखिए कि सबसे पहले भाई राज्यों का गठन कैसे हुआ आपका, तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। तो बड़ा सुंदर, मतलब ये तो बहुत ही आसान हो जाता है कि भाई निम्नलिखित में से कालानुक्रमिक कह रहा है, क्रोनोलॉजिकली कह रहा है। तो हमको तो पता है कि तेलंगाना 2000 आपका ये आप देख सकते हैं कि 2014 में तेलंगाना हुआ, 2014 में, है ना। आप वहीं पर झारखंड 2000 में हुआ है। एलिमिनेशन प्रोसेस से ही इसको आपको आगे कर सकते हैं। 1987 में दमन दीव से ये आपका गोवा, दमन दीव ये सबसे अलग हुआ था इस वाला। तो ये भी आप देख सकते हो। और ऑप्शन की ही बात अगर करें इसमें, तो देख लो आप कि सबसे लास्ट में कौन सा है, तो 4 होना चाहिए। अब लास्ट में 4 होना चाहिए, तो ये तो साफ साफ कर रहा है कि भाई ये विकल्प ये तीनों गलत हो जाते हैं। आंख बंद करके 1 2 3 4 कर सकते हो, 1 2 3 नहीं, सॉरी, ये तेलंगाना सेकंड जो है ये लास्ट वाला होना चाहिए। तो सेकंड लास्ट वाला अगर होना चाहिए, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, तेलंगाना सेकंड वाला को लास्ट में कर लेंगे, है ना। मतलब ऑप्शन बी या डी होगा। ऑप्शन हम या तो बी होगा या डी होगा, है ना। अब एक बार फिर से चलते हैं। सबसे पहले कौन हुआ था, हरियाणा, तो हरियाणा पहले नंबर पर रखेंगे। फिर दूसरे स्थान पर कौन हुआ भाई, हरियाणा के बाद गोवा, गोवा के बाद झारखंड, उसके बाद तेलंगाना। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, 4132, 4132, है ना। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, और वही 1966 में ये हरियाणा के द्वारा जो है हरियाणा को पंजाब राज्य से अलग कर दिया गया, गोवा को दमन दीव से अलग किया गया। गोवा, दमन और ये जो है पुनर्गठन अधिनियम 1987 बनाया जाता है ना। वहीं पर झारखंड का हिस्सा, ये झारखंड बिहार के साथ हुआ करता था, लेकिन 2000 में बिहार से इसे अलग किया गया। वहीं पर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधिनियम 2014 के अनुसार 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से किसने दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करता है। तो इसके जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं, ये फैक्चुअल डेटा क्वेश्चंस है, आपको नहीं भी याद हो सकता है, लेकिन ईसाई बर्नार्ड जो है ये इन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। ये क्रिश्चियन बोनार्ड ने दिसंबर 1967 में दुनिया का पहला मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण किया। और विलियम
हावर्ड्स मानव शरीर के रक्त परिसंचरण का सही वर्णन करने वाला यहां पर पहले व्यक्ति के तौर पर बने। वहीं पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि सुगमय भारत अभियान। तो सुगमय भारत अभियान जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है सुगमय, मतलब कहीं ना कहीं ये आराम की बात कर रहा है। मतलब यहां पर देख सकते हैं विकलांग या डेसेबल से ही है, तो विकलांग व्यक्ति के लिए ये सुगमय भारत अभियान चलाया गया। इसका विकल्प ये नहीं होगा, क्योंकि ये सुगमय भारत के तहत, सुगमय भारत अभियान के तहत है ना, ये सभी विकलांग व्यक्तियों सहित सभी नागरिकों के लिए एक यूनिवर्सल, ताकि सभी विकलांग को सही मिल सके, स्वतंत्र रूप से जीने के लिए वो सक्षम हो सके, राष्ट्रव्यापी वो सब बन सके। इसीलिए 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। सुगमय भारत अभियान में बहुत सारे ऐसे घटक मिले हुए हैं, जैसे बंगाल में ये विकलांग व्यक्तियों के लिए आपका भेदभाव की भावना नहीं कर सकते हैं, है ना, उनके साथ एक प्रतिष्ठा के साथ उनको जीवन यापन करने का एक तरीके से उनको अधिकार है ना। तो सुगमय भारत आपको उनसे संबंधित है। वहीं पर एक प्रश्न आपका 21 नंबर का प्रश्न जो है, कोल्ड चैम्बर में रखे गए फल लंबे समय तक भंडारण जीवन प्रदर्शित करते हैं, ऐसा क्यों। मतलब कोल्ड स्टोरेज में हम फ्रिज में अपने फल को रखते हैं, क्यों भाई, इसके पीछे कारण क्या है। इसलिए ताकि सूर्य के प्रकाश के संपर्क को रोका जाए। नहीं, इसका कोई इससे संबंध नहीं रखता है कि सूर्य के प्रकाश को रोकने से, है ना, मेन मुख्य से ये पर्यावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, नहीं, लेकिन श्वसन के दर में कम हो जाती है, ये सही है। और आर्द्रता में, मतलब कह सकते हैं ये प्रश्न बन जाता है कि आखिर फल फूल या सब्जियों को फ्रिज में हम क्यों रखते हैं। तो फल और सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखना या फ्रिज में रखने से उसकी जो सेल्फ लाइफ जो है उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पकने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, और फल सब्जियां इस तहत लंबे समय और अवधि तक वो ताजी रहती है। फलों को कोल्ड चैम्बर में रखने से भंडारण की अवधि लंबी होती है, क्योंकि उनकी श्वसन दर कम हो जाता है। जब फल सांस लेते हैं तो उसमें एथिलीन छोड़ता है, जो पकने में मदद करता है, एथिलीन छूटता है, और वो एथिलीन पकने में मदद करता है। और ये एथिलीन को ये फल पकने वाले एक तरीके से हार्मोन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक फल में एथिलीन उत्पादन का एक अलग स्तर होता है, और फलों को कोल्ड स्टोरेज में रखने से एथिलीन की जो उत्पादन दर जो है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से फल की जो सेल्फ लाइफ या उसकी पकने का दर कम हो जाता है और सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो ये इसका मुख्य रीजन है आपका। ये बायो का संबंधित क्वेश्चन हुआ। वहीं पर 22 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है, 20 नंबर का मिलाने की सूची फर्स्ट और सेकंड में, ये राइटर से संबंधित है आपका कि भाई सोमनाथ, तो उनके लेखक और उनका पाठ क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, इनकी मैच करने वाली बातें हैं इसके अंदर में, कि सोमनाथ ने राग विबोधी नामक उन्होंने रचना की है, इसके लेखक है राग विबोधी सोमनाथ। दूसरा आप देख सकते हैं, ए का तीसरा होगा, बी का चौथा हुआ बेंगटन रमन जो है चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक, और वहीं पर पुंडरिक विठल ये आपका इन्होंने रागमाला लिखा, और श्रीकंठा जो है रास्ता। तो ये थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि याद करना बड़ा मुश्किल, फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में आप देख सकते हैं। सो पुंडरिक विठल रागमाला से जुड़ा है, वो भारतीय संगीत के प्रसिद्ध गायक और ये आपके संगीतकार हुआ करते थे। वहीं पर आप देखें कि संगीत से संबंधित बहुत सारे ऐसे, जैसे सद्रग, ये आप देख सकते हैं कि सद्रग चंद्रोदय नामक पुस्तक की रचना उन्होंने की, है ना। राजा मान सिंह के निर्देशानुसार उन्होंने राग मंजरी नामक ग्रंथ की भी रचना उन्होंने की। इसी पुस्तक में उन्होंने रागों का वर्गीकरण किया, है ना। श्रीकंठ रस कुमोद्दीप से भी जुड़े हुए थे। तो ये सोमनाथ का संबंध राग विभूति से है, तेलुगु ब्राह्मण हुआ करते थे, वो तेलुगु ब्राह्मण थे वो। उसी प्रकार से वेंकट रमन आपका हुआ, वो एक भारतीय कवि संगीतकार, एक कर्नाटक से संबंधित। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछेगा, काफी टफ बन जाता है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एक सवाल इससे भी बना कि किस वर्ष PC जो सिविल सेवा सुधार पर होता,
ये जो कहता है किस वर्ष में पीसी सिविल सेवा सुधार पर होता समिति का गठन किया गया, 2004 में किया गया था। 2004 में किया गया था। 2004 में सिविल सेवा सुधार पर पीसी पर एक समिति बनाई गई और उस समिति के तहत ने सिफारिश किया कि भाई जितने भी उच्च सिविल सेवा में प्रवेश करने वाले लोग हैं उनकी आयु 21 साल से 24 साल वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों के लिए 5 वर्षों का रिजर्वेशन की बात भी की गई है। ओबीसी के लिए 3 साल के रिलैक्सेशन दिए गए थे। तो इस प्रकार से वो रिफॉर्म आया था, है ना। उसी प्रकार से 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिंपल सी बात है, सबसे अधिक जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भाई ऑफ कोर्स यूपी, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य होगा। भाई उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश आपका। दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र, फिर बिहार आपका हो जाएगा, है ना। बिहार 10.40 करोड़, मध्य प्रदेश 7.23, 11.28 कर महाराष्ट्र है आपका। तो भारत का सबसे आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, बंगाल, ये सब देखने को मिलते हैं। और इस सेशन का आज आखिरी सवाल जो है यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, ब्लैक सी के तट पर स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा? तो ये सीरिया जो है ब्लैक सी पर नहीं है। काला सागर यूरोप के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है ना। ये आपको रूस, तुर्की, जियोर्जिया, बल्गेरिया, रोमानिया, ये सभी लोग काला सागर के आसपास वाले रीजन है आपका। तुर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया, ये सब सारे, है ना। तो ये है आपका यूपीपीएससी 2021 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में और भी बहुत सारे आएंगे। इसी प्रकार से सारे हम और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जानकारी और बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर से हम 25 क्वेश्चंस का एक नई आपका सीरीज और वीडियो हम लेकर सामने आपके साथ में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।